Okay dears, in this video we will learn about the scaffolding, shoring, underpinning and centering. These all are called as the temporary structures. ये सारे जो भी हैं ना, scaffolding है, shoring है, underpinning है, centering है, ये सारे temporary structures हैं. जब इनको हम define करते हैं तो पहला जो sentence use करते हैं वो same यही use करते हैं कि भाई a temporary structure constructed for or a temporary structure used for a temporary structure which is constructed etc. आगे कोई भी सेंटेंस आप फिर लगा देते हो डिपेंडिंग अपॉन दी डेफिनेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर टेम्परेरी स्ट्रक्चर. सो ये ऑल टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स हैं जो हम यूज़ करते हैं ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी बिल्डिंग और एनी स्ट्रक्चर या आफ्टर द कंस्ट्रक्शन फॉर द रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस. रिपेयरिंग के लिए या मेंटेनेंस के लिए जो भी स्ट्रक्चर यूज़ होते हैं वो डिपेंडिंग अपॉन आइदर वो स्कैफोल्डिंग भी हो सकती है, वो शोरिंग, अंडरपिनिंग एंड सेंटरिंग हो सकती है, लेकिन दीज आर ऑलरेडी temporary structure which are used during the under construction of the building or structure or for repairing or maintenance work. So आज हम पढ़ेंगे इसके फोल्डिंग के बारे में, उसके बाद शोरिंग के बारे में, इंटरपिनिंग, अंडरपिनिंग एंड सेंटरिंग के बारे में भी पढ़ेंगे. इसके फोल्डिंग एक्चुअली है क्या? इसके फोल्डिंग इज द टेम्परेरी स्ट्रक्चर विच इज़ कंस्ट्रक्टेड फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ सेफ वर्किंग प्लेटफॉर्म फॉर मेजन्स एंड मटीरियल्स दैट इज़ कॉल्ड एज स्कैफोल्डिंग. मैं आपको फिगर दिखा देता हूँ. दिस इज़ द फिगर ऑफ स्कैफोल्डिंग. ये जो स्ट्रक्चर हम कंस्ट्रक्ट करते हैं ना, स्कैफोल्डिंग, ये स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करते हैं ताकि मेजन्स इसके ऊपर चढ़कर और दीवार को कंस्ट्रक्ट कर सकें या दूसरे जैसे लाइक प्लास्टरिंग वर्क है या कलर वर्क है वो कर सकें, तो उसको हम कहते हैं स्कैफोल्डिंग. ये जो टोटल स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट किया गया है. फॉर एग्जांपल भाई एक मेजन है, वो वाल बनाना शुरू कर देता है. वो वाल बनाना जब स्टार्ट करता है तो वो नीचे ज़मीन पर ही खड़े होकर वो वाल बनाना स्टार्ट कर देता है, लेकिन जब उसके हाइट तक वाल पहुंच जाती है तो फिर उसके बाद वो उसको वाल को ज़्यादा कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता. जैसे वो ईंट उठाएगा और वाल पे रखेगा तो उसका हाथ ही नहीं पहुंचेगा. फिर वो क्या करता है, टेम्परेरी स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करता है जिसके ऊपर वो चढ़ के फिर वाल को फर्दर ऊपर उठाना शुरू कर देता है. सो ये भी वही स्ट्रक्चर है जिसको हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं. सो दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज स्कैफोल्डिंग, जिसको हम डिफाइन करते हैं अ टेम्परेरी स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड फॉर the safe working constructing a safe working platform for masons and materials, placing the materials, that is called as scaffolding. So ये भी temporary structure है. उसके अलावा ये जो shoring है that is also a temporary structure. इसको define करते हैं भाई कि a temporary structure which is constructed to an unsafe structure. कोई भी unsafe structure हो उसके लिए हम कोई temporary structure बनाएं उसको support करने के लिए, तो उसको हम shoring कहते हैं. For example कोई दीवार है वो गिर रही है तो उसको अगर आप कोई सपोर्ट प्रोवाइड करते हो तो वो एक्चुअली कहलाती है शोरिंग. उसके बाद है अंडरपिनिंग. अंडरपिनिंग इज आल्सो अ टेम्परेरी स्ट्रक्चर which is used for changing और रिपेयरिंग द फाउंडेशन ऑफ एनी बिल्डिंग. कोई भी फाउंडेशन है किसी भी बिल्डिंग की, फॉर एग्जांपल एक स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन किसी भी एक कॉलम की ख़राब हो गई है तो उसको चेंज करने के लिए फिर हम अंडरपिनिंग टेक्निक यूज़ करते हैं. इसमें क्या करते हैं, हम जेक हैमर्स वगैरह यूज़ करते हैं और फिर जेकिंग की मदद से हम उसके फाउंडेशन को हम चेंज भी कर सकते हैं, रिपेयर भी कर सकते हैं. सो उस टेक्निक को हम कहते हैं अंडरपिनिंग. द temporary structure constructed for changing or altering the foundation of any structure, that is called as underpinning. उसके बाद है centering. Centering is also a temporary structure which is used for the construction of the circular structures. Actually सर्कुलर स्ट्रक्चर जस्ट लाइक डोम है या इस तरीके आर्च है, इनके कंस्ट्रक्शन के लिए अगर टेम्परेरी सपोर्ट हम यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं सेंटरिंग. सो ये ऑल टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स हैं, इनको हम वन बाय वन पढ़ेंगे. आज हम स्कैफोल्डिंग पढ़ेंगे, उसके बाद शोरिंग, अंडरपिनिंग एंड सेंटरिंग भी पढ़ेंगे. सो स्कैफोल्डिंग के लिए मैंने आपको बैकग्राउंड एक आपको बता दिया है. अब इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं. दिस इज़ आल्सो अ स्कैफोल्डिंग व्हिच इज़ नॉर्मल स्कैफोल्डिंग यूज्ड इन दी पाकिस्तान. बम्बू स्कैफोल्डिंग इसको कह सकते हो, लेकिन उसके अलावा जो ये है ना, इसको हम स्टील और ट्यूबुलर स्कैफोल्डिंग कहते हैं, जिसमें हम स्टील्स यूज़ करते हैं, नट एंड बोल्ट्स यूज़ करते हैं, टोटल स्टील रॉड्स यूज़ करते हैं. जैसे ये देखिए ना, स्टील रॉड्स यूज़ किए गए हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस स्कैफोल्ड.
तो इसको हम स्टील और ट्यूबुलर स्कैफोल्डिंग कहते हैं। ये बम्बू स्कैफोल्डिंग है जिसमें हम बम्बू यूज़ करते हैं, और दूसरे ये जो बोर्ड्स हैं जिसको हम फट्टे बोलते हैं, ये दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज़ बम्बू स्कैफोल्डिंग। और इस फट्टों के ऊपर खड़े होकर फिर ये दूसरा जो भी काम है ये कर सकते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर इन्होंने स्कैफोल्डिंग बनाया, ये मेरे ख्याल में इन्होंने प्लास्टरिंग वर्क के लिए बनाया। ये अब प्लास्टर इसको, ये जो सरफेस है इसके बिल्डिंग का वाल का सरफेस है, इसके ऊपर प्लास्टरिंग करेंगे। की डेफिनेशन है इसकी फोल्ड की डेफिनेशन, अ टेम्परेरी स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड टू सपोर्ट अ सेफ प्लेटफॉर्म फॉर वर्कमैन एंड मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर बिल्डिंग ऑपरेशन इज कॉल्ड एज स्कैफोल्ड, जो मैंने आपको पहले ही बताया भाई। एंड द मेथड ऑफ द कंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड एज स्कैफोल्ड। उन सारे स्ट्रक्चर को हम स्कैफोल्ड कहते हैं, मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग को हम कहते हैं स्कैफोल्डिंग। Scaffolding is actually required for the masonry work of structures such like the walls, for construction of walls, column and other structural members, and also for surface finishing just like plastering, painting, washing, painting, etc. ये सारे जो भी सरफेस फिनिशिंग वर्क है इनके लिए भी हम स्कैफोल्ड्स यूज़ करते हैं। अब ये स्कैफोल्ड्स हैं एक्चुअली, ये स्कैफोल्ड्स हैं या इसको हम स्कैफोल्डिंग कह सकते हैं। देखिए स्कैफोल्डिंग है ना यहाँ पर, तो इसके यहाँ पर आपको बहुत सारे मेंबर्स दिखाई दे रहे होंगे स्कैफोल्डिंग के। जस्ट लाइक ये मेंबर है, ये वर्टिकल मेंबर है, ये पूरा का पूरा वर्टिकल मेंबर है, ये हॉरिजॉन्टल मेंबर है, ये हॉरिजॉन्टल मेंबर है, लेकिन दिस इज़ हॉरिजॉन्टल मेंबर पैरेलल टू द वॉल। एक और हॉरिजॉन्टल मेंबर है विच इज़ परपेंडिकुलर टू द वॉल, जस्ट लाइक ये जो मेंबर है, ये मेंबर है, ये जो मेंबर है जो परपेंडिकुलर टू द वॉल है, एक ये मेंबर हो गया। दूसरे ये इंक्लाइंड मेंबर्स भी हो जाते हैं। ये इंक्लाइंड रॉड आपको दिखाई दे रहा है, इंक्लाइंड रॉड, तो ये भी आपका एक मेंबर है। तीसरा एक ये मेंबर है, देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वो मेंबर है जो फिक्स डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है इसके फोल्ड और वॉल के दरमियान। इसके फोल्ड और वॉल के बीच में एक फिक्स डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है, ये एक स्ट्रक्चर है, इसको हम स्ट्रट कहते हैं। सो ये सारे टेक्निकल टर्म्स हो जाती हैं इसके फोल्ड्स की, जिसको हम पार्ट्स ऑफ इसके फोल्ड भी बोल सकते हैं। इसको हम पढ़ते हैं, देखें डिफरेंट टेक्निकल टर्म्स यूज्ड इन दी स्कैफोल्डिंग और दी पार्ट्स ऑफ स्कैफोल्डिंग, जिसमें है स्टैंडर्ड है, लेजर है, पटलॉग है, ब्रेसेस है एंड स्टड है। सो स्टैंडर्ड्स कौन से होते हैं? दोज वर्टिकल मेंबर्स आर कॉल्ड एज दी स्टैंडर्ड्स। जैसे ये वर्टिकल मेंबर है ना, ये वर्टिकल मेंबर, इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड। जैसे यहाँ पर है ये सारा का सारा वर्टिकल मेंबर, इसको हम स्टैंडर्ड कहेंगे। उसके बाद है लेजर आर दी हॉरिजॉन्टल मेंबर्स पैरेलल टू द वॉल आर कॉल्ड एज दी लेजर्स। ये जो मेंबर है ना, ये सर्कुलर, इसको आप क्रॉस सेक्शन में देखोगे तो ये आपको सर्कुलर नज़र आएगा, लेकिन यहाँ पर ये पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल मेंबर है, इसको हम लेजर कहते हैं। ये पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल मेंबर, इसके ऊपर हम फिर लेजर के ऊपर हम रखते हैं, फट्टे रख देते हैं। सो दिस हॉरिजॉन्टल मेंबर पैरेलल टू द वॉल इज कॉल्ड एज दी लेजर एक्चुअली। उसके बाद है पटलॉग, द हॉरिजॉन्टल मेंबर विच इज़ प्लेस्ड ऑन द लेजर विच इज़ एट द राइट एंगल टू द वॉल, दैट इज़ कॉल्ड एज द पटलॉग। ये जो मेंबर है ना, जो लेजर के ऊपर हम प्लेस करते हैं, विच इज़ परपेंडिकुलर टू द वॉल, ये इसको हम कहते हैं दी पटलॉग। जैसे ये मेंबर है वर्टिकुलर परपेंडिकुलर टू द वॉल, ये मेंबर हो गया, ये मेंबर हो गया, ये मेंबर हो गया। लेट मी ओपन द पॉइंटर ऑप्शन एंड देन शो यू द लेजर, स्टैंडर्ड लेजर एंड अदर मेंबर्स। सो ये जो पूरा का पूरा वर्टिकल मेंबर आपको दिखाई दे रहा है रेड कलर में, जिसको मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ये है स्टैंडर्ड। और उसके बाद ये जो हॉरिजॉन्टल है मेंबर पूरा का पूरा, इसको हम कहेंगे लेजर। और उसके बाद ये जो आपको मेंबर दिखाई दे रहे हैं, ये मेंबर्स, ये मेंबर और ये मेंबर, इसको हम कहते हैं पटलॉग। ठीक है, दीज मेंबर्स आर कॉल्ड एज द पटलॉग। ये एक दूसरे फर्स्ट सेट ऑफ लेजर है, ये दूसरा सेट ऑफ लेजर है, यहाँ पर दूसरा लेजर है। और इस लेजर और पटलॉग के ऊपर हम फिर बोर्ड्स प्लेस कर देते हैं। सो दैट हो गया, ये पटलॉग हो गया। उसके बाद है ब्रेसेस। ब्रेसेस आर द डायगोनल आर क्रॉस पीस्ड फिक्स्ड इन दी स्टैंडर्ड्स आर कॉल्ड एज दी ब्रेसेस। जो डायगोनल मेंबर्स होते हैं ना, ये आपको क्रॉस सेक्शन में आपको डायगोनल मेंबर दिखाई दे रहा है, दैट है, लेकिन एक्चुअली ये प्लान में मैं आपको डायगोनल मेंबर दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल इस फिगर में जो ये मेंबर है ना, इसको हम कहते हैं कि दैट इज़ ब्रेसेस। ये दिस मेंबर इज कॉल्ड एज ब्रेस।
ब्रेसेस, और यहाँ पर भी बहुत सारे ब्रेसेस आपको दिखाई देंगे। ये ब्रेसेस है, ये देखिए ना क्रॉस टाइप जो ब्रेसेस है, ये इसलिए यूज़ करते हैं ब्रेसेस ताकि लेटरल मूवमेंट ऑफ दी इसके फोल्ड को हम प्रिवेंट कर सकें और लेटरली इसको स्ट्रांग बना सकें। ब्रेसेस तभी यूज़ होते हैं। उसके बाद है स्ट्रट। स्ट्रट इज़ ए वुडन मेंबर विच इज़ मेंटेनिंग अ फिक्स डिस्टेंस बिटवीन द वॉल। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि भाई ये जो चीज़ है दैट इज़ स्ट्रट, ये आपको दिखाई दे रही है, दिस इज़ स्ट्रट, दिस इज़ स्ट्रट। सो इस तरीके से वो पर्टिकुलर मेंबर जो फिक्स डिस्टेंस मेंटेन कर रहा हो वॉल और इसके फोल्ड के दरमियान, सो दैट इज़ कॉल्ड एज द स्ट्रट। ठीक है भाई, ये सारे टेक्निकल टर्म्स यूज़ होते हैं इसमें इसके फोल्डिंग में। जिसमें स्टैंडर्ड है सो वो वर्टिकल मेंबर हो गया, हर लेजर है वो हॉरिजॉन्टल मेंबर लेकिन पैरेलल टू द वॉल, पटलाग है ये हॉरिजॉन्टल मेंबर है लेकिन परपेंडिकुलर टू द वॉल होता है, और जो लेजर इसके ऊपर लेजर के ऊपर ही प्लेस करते हैं पटला को। उसके बाद है ब्रेसेस, वो डायगोनल पीसेस होते हैं, डायगोनल मेंबर्स होते हैं, और स्ट्रट है दैट इज़ वुडन मेंबर व्हिच इज़ मेंटेनिंग अ फिक्स डिस्टेंस बिटवीन दी वॉल्स एक्चुअली, सो दैट इज़ स्ट्रट। और एक और मेंबर है जिसको हम बोर्ड कहते हैं या प्लेटफॉर्म कहते हैं, ये तो सिंपल मेंबर है, ये बोर्ड्स या प्लेटफॉर्म्स जो फट्टे होते हैं जिसको सिंधी या उर्दू में फट्टे बोलते हैं, सो वो मेंबर इज़ आर कॉल्ड एज दी बोर्ड्स। दिस इज़ आल्सो ए स्केच। इसमें बहुत सारे मेंबर्स आपको क्लियर होंगे। वर्टिकल मेंबर्स आर कॉल्ड एज दी स्टैंडर्ड्स। अच्छा, यहाँ पर दो चीज़ें हैं जो आप बहुत काम किए हैं, पोस्ट एंड स्टैंडर्ड। पोस्ट एंड स्टैंडर्ड, यहाँ पर देखिए ना वर्टिकल मेंबर्स को पोस्ट भी कह रहा है, स्टैंडर्ड भी कह रहा है। सो व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन पोस्ट एंड स्टैंडर्ड? आप लोगों ने ये चीज़ तो आपको पढ़ी होगी कि ब्रिज में जो लास्ट वाले पियर्स होते हैं, एंड वाले पियर्स होते हैं, उनको हम अबटमेंट्स कहते हैं। लास्ट वाले जो एंड वाले पियर्स होते हैं उनको हम अबटमेंट कहते हैं, और इंटरमीडिएट जो पियर्स होते हैं उनको आप सिंपली पियर्स कह सकते हो। सो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ होता है कि भाई जो लास्ट वाले एंड वाले जो आपके पास होते हैं स्टैंडर्ड्स होते हैं, इनको हम पोस्ट कहते हैं। बाकी जो इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड्स हैं वो तो सिंपली स्टैंडर्ड्स हैं। लास्ट वाले वर्टिकल मेंबर्स को हम पोस्ट कहते हैं, बाकी इंटरमीडिएट जो भी वर्टिकल मेंबर्स हैं, जैसे ये वर्टिकल मेंबर हो गया, ये वर्टिकल मेंबर हो गया, इनको हम स्टैंडर्ड कहते हैं। सो दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड पोस्ट। सो चलते हैं आगे टाइप्स ऑफ स्कैफोल्ड की तरफ। सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कैफोल्ड्स: ब्रिकलेयर स्कैफोल्ड, मेसन्स स्कैफोल्ड एंड दी लैडर स्कैफोल्ड, कैंटिलीवर और नेडियल स्कैफोल्ड, सस्पेंडेड स्कैफोल्ड, सपोर्टेड स्कैफोल्ड और स्टील और ट्यूबुलर स्कैफोल्डिंग। स्टील और ट्यूबुलर स्कैफोल्डिंग वो टाइप ऑफ स्कैफोल्डिंग है जिसमें स्टील और ट्यूबुलर पाइप्स हम यूज़ करते हैं, सिंपली जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया, दैट इज़ स्टील और ट्यूबुलर स्कैफोल्डिंग। सो वन बाय वन इनको पढ़ते हैं। ब्रिकलेयर, मेसन्स, ETC। ब्रिकलेयर स्कैफोल्ड is the simple type of scaffold or cheap type of scaffold, और इसमें काम की चीज़ें क्या हैं? In this type of scaffold, single set of standard or single row of standard is constructed. Single set of row is provided. इसमें एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड होता है, इसलिए इसको हम सिंगल स्कैफोल्डिंग भी कहते हैं। एक रो ऑफ स्टैंडर्ड हम इसमें प्रोवाइड करते हैं, इसलिए इसको हम दी सिंगल स्कैफोल्डिंग कहते हैं। एक और चीज़ इसमें जो नोट की जाती है ब्रिकलेयर स्कैफोल्डिंग में, वो है कि भाई इन दिस टाइप ऑफ स्कैफोल्ड पटलॉक्स आर इंसर्टेड इनटू द वॉल। ये जो पटलॉक्स हैं ना, ये वॉल में इंसर्ट किए जाते हैं। जब इसको पटलॉक को आप वॉल में इंसर्ट करोगे तो ऐसे समझो आप इसको क्या कर रहे हो, वाल को आप डिस्टर्ब कर रहे हो। वाल में होल जनरेट कर फिर आप इसमें पटलाग आप इंसर्ट करोगे, इट मीन्स आप वाल को डिस्टर्ब कर रहे हो। वाल को आप डिस्टर्ब करोगे तो इट मीन्स क्वालिटी ऑफ वर्क को आप मेंटेन नहीं कर रहे हो। सो इसलिए कहते हैं कि भाई जो सिंपल टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन हो रहा होगा उसमें हम ये ब्रिकलेयर स्कैफोल्ड यूज़ करते हैं। बाकी जो गुड क्वालिटी ब्रिक वर्क है या जहाँ पर भी गुड क्वालिटी वाल यूज़ कर रहे होंगे वहाँ पर हम फिर ये ब्रिकलेयर स्कैफोल्ड यूज़ नहीं करेंगे। दिस टाइप ऑफ स्कैफोल्ड इज कॉल्ड एज द ब्रिकलेयर स्कैफोल्ड इन विच सिंगल सेट ऑफ स्टैंडर्ड और सिंगल रो ऑफ स्टैंडर्ड इज प्रोवाइडेड एंड द पटलॉक्स आर इंसर्टेड इनटू द वॉल। ये दो मेन चीज़ें होंगी, और सिंगल सेट ऑफ स्टैंडर्ड प्रोवाइड कर रहे हैं इसमें, तो इसलिए इसको हम सिंगल स्कैफोल्डिंग कहते हैं।
ठीक है, ये हो गया आपका ब्रिकलेयर स्कैफोल्ड। उसके बाद है मेसन्स स्कैफोल्ड। ब्रिकलेयर स्कैफोल्ड और मेसन्स स्कैफोल्ड में एक फ़र्क है, वो ये है कि भाई ब्रिकलेयर स्कैफोल्ड में सिंगल रो ऑफ स्टैंडर्ड प्रोवाइड करते हैं और इसमें हम 2 सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करते हैं। देखिए यहाँ पर 2 सेट ऑफ स्टैंडर्ड आपको दिखाई दे रहा है, एक फ़र्क ये है। दूसरा फ़र्क ये है कि भाई ब्रिकलेयर स्कैफोल्ड में जो पटलाक्स हैं वो वाल में इंसर्ट किए जाते हैं, लेकिन इसमें पटलाक्स को हम सपोर्ट करने के लिए ये जो दूसरा सेट ऑफ स्टैंडर्ड है वो यूज़ करते हैं। दूसरा सेट ऑफ स्टैंडर्ड प्रोवाइड करके और उसके ऊपर, अच्छा इसमें 2 रोज़ हम स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करते हैं। और दूसरा डिफरेंस क्या है कि भाई यहाँ पर हम जो पटलाक्स हैं वो वाल में इंसर्ट नहीं करते, पटलाक का जो दूसरा एंड होता है उसके लिए हम ये स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं। स्टैंडर्ड प्लेस करके उसके बाद लेजर प्लेस करके और उसके ऊपर फिर हम पटलाक को इंसर्ट प्लेस कर देते हैं और ये टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ द वॉल हो जाता है। और ये से समझो कि गुड, इसमें वॉल को कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होती, गुड क्वालिटी ब्रिक वर्क मेंटेन होता है और ये मोस्टली सूटेबल होता है हाई राइज बिल्डिंग के लिए या गुड क्वालिटी ब्रिक वर्क के लिए। सो ये डिफरेंस है मेसन्स स्कैफोल्ड और दी ब्रिकलेयर स्कैफोल्ड में। क्या इसमें 2 सेट्स ऑफ या 2 रेज ऑफ स्टैंडर्ड्स यूज़ होते हैं, इसलिए तभी इसको कहा जाता है डबल स्कैफोल्ड। मेसन्स स्कैफोल्ड को हम सिंगल स्कैफोल्ड कहते हैं और जो दी ब्रिकलेयर स्कैफोल्ड है उसको हम सिंगल स्कैफोल्ड कहते हैं और मेसन्स स्कैफोल्ड को हम डबल स्कैफोल्ड कहते हैं। एक ये डिफरेंस हो गया। दूसरा ये डिफरेंस हो गया कि भाई उसमें ब्रेसेस को हम इंसर्ट कर देते हैं वाल में, पटलाक्स को हम इंसर्ट कर देते हैं वाल में, लेकिन इसमें हम पटलाक्स को वाल में इंसर्ट नहीं करते और उसके लिए लेजर्स स्टैंडर्ड जो हमने प्रोवाइड किया है उसके ऊपर ही हम इसको लेजर के साथ बांध देते हैं। कुछ पढ़ते हैं इसको। दिस इज कंसिस्ट ऑफ टू पेयर्स ऑफ द स्टैंडर्ड्स, जो मैंने पहले भी आपको बता दिया है। पटलाक्स आर सपोर्टेड एट बोथ एंड्स ऑन द लेजर्स, उसमें एक साइड से लेजर पे सपोर्ट कर रहा होता है पटलाक और दूसरे साइड से वाल के अंदर जो हम होल क्रिएट करते हैं, होल जनरेट करते हैं, उसमें सपोर्ट कर रहा होता है पटलाक। So that is totally independent of the wall. Sometimes inclined supports or shores are provided. Shores कौन सा, ये जो शोरिंग है ना, ये जो इंक्लाइंड सपोर्ट है इसको हम शोर कहते हैं, ये हम प्रोवाइड करते हैं ताकि लेटरल मूवमेंट ऑफ स्कैफोल्ड को हम प्रिवेंट कर सकें। ओके, सुटेबल फॉर स्टोन मेजनरी एंड सुपीरियर वर्क्स फॉर हाई राइज बिल्डिंग्स। दिस इज सुपीरियर वर्क के लिए हम इसको प्रेफर करते हैं। ठीक है भाई, ब्रिकलेयर स्कैफोल्ड हो गया, उसके बाद मेसन्स स्कैफोल्ड हो गया। अब आते हैं ये दीज आर द सम ऑफ द स्केचेस ऑफ मेसन्स स्कैफोल्ड। देखिए यहाँ पर ये एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड हो गया, ये दूसरा सेट ऑफ स्टैंडर्ड हो गया, ये एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड, दूसरा सेट ऑफ स्टैंडर्ड, ये आपका शोर हो गया, इंक्लाइंड शोर प्रोवाइड कर दिया है इन्होंने। इस तरीके से ये जो हॉरिजॉन्टल मेंबर है ये लेजर है, ये हॉरिजॉन्टल मेंबर टोटल ये लेजर हो गया और ये जो मेंबर है इसको हम कहते हैं पटलाक। दिस मेंबर which is perpendicular to the wall that is called as the patlag। ओके, अब आते हैं लेडर स्कैफोल्ड की तरफ। लेडर स्कैफोल्ड हम के 2 टाइप्स होते हैं, एक रेडीमेड लेडर स्कैफोल्ड्स, दूसरे जो हम बनाते हैं साइट पे। जो रेडीमेड लेडर स्कैफोल्ड है वो मैं आपको दिखाई देता हूँ। ये लाइट वर्क के लिए हम जस्ट लाइक पॉइंटिंग, डिस्टेम्परिंग एंड डेकोरेटिव वर्क्स होती है ना, वहाँ पर उसके लिए हम यूज़ करते हैं लेडर स्कैफोल्ड। दिस इज़ दी रेडीमेड स्कैफोल्ड, रेडीमेड लेडर स्कैफोल्ड। इसमें क्या होता है कि 2 सेट्स ऑफ लेडर होते हैं और हम उनको प्लेस कर देते हैं वॉल के ऊपर और ऐसे हम फिर जो बोर्ड है वो प्लेस कर देते हैं और उसके ऊपर मेजन्स चढ़ के और जो भी उनका काम है वो कर सकते हैं। इसका जो जूम्ड व्यू है वो ये है, दिस इज़ द जूम्ड व्यू। जूम्ड व्यू में देखें ये लेडर है और इसके ऊपर ये सपोर्ट है, इस सपोर्ट के ऊपर फट्टे रखे हुए हैं और फट्टे के ऊपर चढ़ के जो मेजन है वो इजीली काम कर सकता है। सो दिस टाइप ऑफ स्कैफोल्ड इज कॉल्ड एज दी लेडर स्कैफोल्ड। और ये बहुत हाइट वाली बिल्डिंग्स जो होंगी उनके लिए ये सपोर्ट नहीं होता, लाइट वर्क के लिए ये सपोर्ट यूज़ होता है, जस्ट लाइक दिस। ये यहाँ पर लिखा हुआ है ना, दिस इज सुटेबल फॉर लाइट वर्क्स लाइक पेंटिंग, पॉइंटिंग and distempering or other decorative purpose. So this type of scaffold is called as the ladder scaffold and it is also called as the improved type of मेसन्स scaffold। थोड़ा मेसन्स scaffold से improved type होता है एंड इसकी असेंबली जो होती हैं वो स्क्रूज एंड बोल्ट से कनेक्टेड होती हैं।
ठीक है भाई, नेक्स्ट स्कैफोल्ड की तरफ चलते हैं। इस कैंटिलीवर और नीडल स्कैफोल्ड देख के जो कैंटिलीवर और नीडल स्कैफोल्ड है, इसमें जो कैंटिलीवर बीम या कैंटिलीवर नीडल बीम का हम सहारा लेते हैं, जिसकी मदद से हम कैंटिलीवर स्कैफोल्ड कंस्ट्रक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल हम 20 स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हैं और फॉर एग्जांपल 15 स्टोरी तक हमने कोई वर्क कंप्लीट कर दिया है, लेकिन 16th स्टोरी का हमने वर्क स्टार्ट करना है और वहाँ का पर प्लास्टरिंग वगैरह या कुछ भी करना है। तो क्या हो जाएगा, देखें, अगर हम ग्राउंड से लेकर स्टैंडर्ड और लेजर कंस्ट्रक्ट करना शुरू करेंगे अप टू 15th स्टोरी, तो ये बहुत अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। तो फिर हम क्या करते हैं, उस अनइकोनॉमिकल उससे बचने के लिए हम फिर ये मैकेनिज़्म जनरेट करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, जिसको हम कहते हैं जी नीडल स्कैफोल्ड। इसमें देखें ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक बस स्कैफोल्ड है, एक ही स्टोरी में स्कैफोल्ड इन्होंने जनरेट कर दिया है। अगर ये नीडल स्कैफोल्ड ना यूज़ करते, ये मेजन्स स्कैफोल्ड यूज़ करते, तो क्या हो जाता, ये ग्राउंड से लेकर इन्होंने लेजर बिछाने थे, स्टैंडर्ड बिछाने थे, वो 15th स्टोरी तक ले जाते, तो ये बहुत अनइकोनॉमिकल हो जाता। इसलिए हम फिर क्या करते हैं, ये एक मैकेनिज़्म यूज़ करते हैं जिसमें, और अच्छा ये नॉर्मली वहाँ पर भी यूज़ होता है जहाँ पर हम स्टैंडर्ड्स को फिक्स ना कर सकें ग्राउंड में। देयर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ नॉट फिक्सिंग द स्टैंडर्ड्स इनटू द ग्राउंड। कोई भी मसला हो जिसकी वजह से हम स्टैंडर्ड्स ना फिक्स कर सकें ग्राउंड में, तो उसकी वजह से भी हम यहाँ पर कैंटिलीवर और नीडल स्कैफोल्ड प्रोवाइड करते हैं। और उसका जो मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन है, या जो हम जिस तरीके से हम इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, दैट इज़ दिस। यहाँ पर देखें, जिसमें मैं आपको सिंपली एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये पर्टिकुलर वाल है, 15th स्टोरी पे या 16th स्टोरी का कोई वाल है, और फॉर एग्जांपल ये वाल है, तो लाजमी यहाँ पर इसका फ्लोर स्लेब भी होगा, रूफ स्लेब भी होगा। ये इसका फॉर एग्जांपल रूफ स्लेब है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक कैंटिलीवर नीडल हम इसके ऊपर वाल के अंदर इंसर्ट करते हैं। ये फॉर एग्जांपल कैंटिलीवर नीडल हो गया, और इस कैंटिलीवर नीडल को यहाँ से हम फिक्स कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ पोस्ट एंड वेजेस की मदद से। यहाँ से हम इसके कैंटिलीवर को हम फिक्स कर देते हैं, ताकि यहाँ पर जब इसको लोड लगे, इस साइड पे यहाँ पर इसको जब लोड लगे, तो ये कैंटिलीवर वहाँ से दूसरी साइड से डिस्टर्ब ना हो। फिर हम क्या करते हैं, ये जो दूसरा साइड है या दूसरा एंड है, जो बाहर वाला साइड है, यहाँ पर हम स्टैंडर्ड्स एंड लेजर्स कंस्ट्रक्ट करके और कैंटिलीवर स्कैफोल्ड बनाते हैं। जैसे ये मैकेनिज्म है, यहाँ पर देखें, ये जो चीज़ है, दिस इज़ कॉल्ड एज द कैंटिलीवर नीडल। और इस कैंटिलीवर नीडल को यहाँ पर देखें, पोस्ट एंड वेजेस की मदद से यहाँ पर इन्होंने फिक्स कर दिया है। और फिक्स करने के बाद ये बाहर जो मैकेनिज़्म है, फिर इन्होंने स्टैंडर्ड्स एंड लेजर्स कंस्ट्रक्ट कर दिए। स्टैंडर्ड, लेजर, पटलग, वार्स, जो भी मैकेनिज़्म है वो सारा कंस्ट्रक्ट कर दिया। और यहाँ पर नीचे से इसको सपोर्ट भी दिया है, दैट इज़ द स्टड सपोर्ट। सो दिस मैकेनिज़्म ऑफ स्कैफोल्ड इज़ कॉल्ड एज द कैंटिलीवर स्कैफोल्ड। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, सस्पेंडेड स्कैफोल्ड। ये बहुत सारे ड्रामों में या फिल्मों में आपने देखा होगा, जैसे हाई राइज बिल्डिंग्स होते हैं, बहुत मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होते हैं, वहाँ पर जब मेसन्स इन शीशे को साफ़ कर रहे होते हैं, उनके ग्लास को साफ़ कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर सस्पेंडेड स्कैफोल्ड यूज़ करते हैं। एक क्रेडल होता है जिसको लटकाते हैं ये टॉप फ्लोर से, और वहाँ पर उसके ऊपर बैठ कर फिर ये शीशे को साफ़ कर रहे होते हैं। और ये आप प्लास्टरिंग वर्क के लिए भी यूज़ कर सकते हो और पेंटिंग वर्क के लिए भी यूज़ कर सकते हो। सो दिस टाइप ऑफ स्कैफोल्ड इज़ the suspended scaffold. In this type of scaffold, platforms are suspended by the rows or other non-rigid overhead supports etc. ये मैकेनिज्म होता है इसका सस्पेंडेड स्कैफोल्ड का, जिसमें ये जो लेडर है, फॉर एग्जांपल दिस लेडर है, इसको हम सस्पेंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मैकेनिज्म, और इसके ऊपर बैठ के चढ़ के फिर ये मेजन्स जो हैं वो शीशे को साफ़ भी करते हैं, और दूसरे जो भी काम है उसको हम वो परफॉर्म कर सकते हैं। और ये मैकेनिकली लोअर्ड भी कर सकते हैं हम इसको, और रेज भी कर सकते हैं। तो दिस टाइप ऑफ स्कैफोल्ड इज़ कॉल्ड एज सस्पेंडेड स्कैफोल्ड। उसके बाद है सपोर्टेड स्कैफोल्ड। दिस टाइप ऑफ स्कैफोल्ड इज़ रेडीमेड स्कैफोल्ड। जनरली रेडीमेड स्कैफोल्ड होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहीं पर बहुत सारी जगहों पर ऐसे देखा होगा कि भाई जो कलर करने वाले होते हैं वो अपने साथ एक लेडर, इस टाइप का लेडर लेके आते हैं, जिसके ऊपर चढ़ के वो पेंटिंग भी कर रहे होते हैं या प्लास्टरिंग कर रहे होते हैं। सो दिस टाइप ऑफ स्कैफोल्ड इज़ कॉल्ड एज द सपोर्टेड स्कैफोल्ड। जो रेडीमेड स्कैफोल्ड होते हैं, सिंपली
सिंपली जो लेडर टाइप ऑफ स्कैफोल्ड होते हैं ना, जो मेजन्स लेके आते हैं फॉर कलरिंग एंड फॉर प्लास्टरिंग वर्क etc दैट इज़ कॉल्ड एज दी सपोर्टेड स्कैफोल्ड। रेडीमेड स्कैफोल्ड होते हैं, ये हम कंस्ट्रक्ट नहीं करते, ऐसे समझो बाज़ार से लेके आकर वहाँ पर अंदर रख दिया और उसके ऊपर चढ़ के फिर हम ये जो भी काम है वो हम कर सकते हैं। सिंपली अगर आप टेबल यूज़ करो, बहुत बड़ा टेबल यूज़ करो, हाइट का टेबल अगर आप यूज़ कर रहे हो फॉर प्लास्टरिंग वर्क एंड फॉर कलरिंग वर्क, तो उसको भी हम ये कह सकते हैं कि दैट इज़ अ सपोर्टेड स्कैफोल्ड। सो दैट्स ऑल अबाउट दी स्कैफोल्ड्स। इन नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर शोरिंग पढ़ेंगे।